देखिए हम लोग देख रहे हैं इसको कि जैसे ए बराबर यही सवाल दूसरे तरीके से दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से दे देगा, ए बराबर आव्यूह के रूप में दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि मॉड ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सवाल सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। तो इसको भी हम लोग सेम इस तरीके से लिखेंगे, पहले R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, फिर इस तरीके से सब विधिवत करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है ये। अब करते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 किस तरीके से दिया गया है। ए बराबर दिया गया है, आव्यूह के रूप में हो तो दिखाइए कि 3a का मॉड बराबर में 27 मॉड ए। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला ए बराबर लिख लीजिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, 3a बराबर में 27 मॉड ए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को पहले इसे LHS लिखिए, LHS बराबर में 3a मॉड में, इस तरीके से चाहिए। पहले 3a का मान ज्ञात करेंगे, ए का मान हमें पता है, 3a बराबर में क्या हो जाएगा 3, बाकी ए का मान रखिए 1 0 1 2 0 0 4। 3 का अंदर सभी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 का 1 में करेंगे 3, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 0 0 12। देखिए ये जो पूरा मान आया है, ये किसका मान आया है, 3a का मान आया है। हमें ज्ञात क्या करना है, 3 मॉड ए ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसी में मॉड लगाएंगे। तो इसको पूरा भी किस में लिखेंगे, मॉड में, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मॉड कैसे हल करते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 क्या है 3, सामने की पंक्ति छोड़ दीजिए, सामने का स्तंभ छोड़ दीजिए, 0 12। दूसरे में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, देखिए जब यहाँ पर दूसरा 0 लेंगे तो सामने की पंक्ति, सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो 0 6 बचेगा, 0 12 बचेगा। तीसरे में प्लस का चिन्ह लेते हैं, 3 लिखा गया है, तो क्या बचेगा 0 3 0 0। इसका गुणा करेंगे 3, तिरछा गुणा होता है, 12 का 3 में करेंगे तो 12 3 36, माइनस में 0 का 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 12 का 0 में 0 माइनस 0, प्लस में 3, ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। देखिए 36 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18 का 8, हासिल 1, 3 3 का 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 108। देखिए ये जो 108 आया है ये कितने का मान है, ये है 3 मॉड ए, ठीक। 3 मॉड ए का मतलब क्या है, LHS। LHS का मान कितना आ गया 108। अब हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, RHS का। RHS बराबर में कितना गया 27 मॉड में ए। देखिए अब यहाँ बात समझिए, एक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर पहले 3 का अंदर गुणा किया गया है, उसके बाद मॉड ज्ञात किया गया है। यहाँ पर पहले मॉड ज्ञात करेंगे, उसके बाद 27 का गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए जो ये ए बराबर नहीं दिया गया है, इसी को हम लोग मॉड के रूप में लिखेंगे 1
0 1 0 1 2 0 0 4। नीचे लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या कैसे करेंगे इसको, देखिए 1, सामने की पंक्ति छोड़िए, सामने का स्तंभ छोड़िए, दूसरे के साथ में माइनस लेंगे, चार का 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -0, ये 0 -0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 -0। 1 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4, ये पूरे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यानी कि देखिए मॉड ए का मान कितना आ गया है 4 आ गया है। देखिए इसको छोटा सा है, इसको ऐसे साइड में कर ले रहे हैं। बोर्ड में कभी भी इस तरीके से साइड में नहीं करना है, ठीक है। नीचे लाइन सीरियल करेंगे, यहाँ पर छोटा सा है तो इसको हम कर दे रहे हैं बगल में। देखिए मॉड ए बराबर कितना आ गया है 4 आ गया है। हमको ज्ञात कितने का पता होना चाहिए 27 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 मॉड ए बराबर में 27 गुणे में 4, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10। देखिए 27 मॉड ए का भी मान कितना आ गया है 108। ये 27 मॉड ए का मान कितना है, मतलब RHS है ये। यहाँ नीचे हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यही हम लोगों को क्या है आंसर, ठीक है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही हो गया। 4 सवाल हो गई। 5वीं सवाल देखिए। 5वीं सवाल में क्या है, ये मान दिया गया है, ये मान दिया गया है। इसमें कहा गया है हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात, इसको बहुत ही सरल है, इसको देखिए। सवाल नंबर 5, देखिए सबसे पहला काम दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए। नहीं सॉरी, तुलना भी नहीं करेंगे, इसको हम हल करेंगे, हल करना है, ठीक। तो इसका पहले इसमें गुणा करिए, तिरछा गुणा। 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 5 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 बराबर। यक्स का 2x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 6 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24। 20 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -18। ये 24 माइनस में अगर ये बाएं साइड में आ जाए क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा बराबर 2x²। 24 में अगर 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बराबर में 2x²। इसको हम इस तरफ लाएंगे, 6 को दाएं साइड में ले जाएंगे, 2x² बराबर में 6, x² बराबर में 6 अपान में 2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 9 2, 2 3 6, x² बराबर कितना आ गया 3, रूट है, वर्ग घटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा 3 के साथ में। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा √3। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। देखिए इसको हम आगे इसके प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गई सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए इसी तरीके से सवाल आएंगे, मतलब यक्स का मान ज्ञात करने कहा जाएगा तो। अब देखिए सवाल नंबर 6, बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं और अगर आप लोगों को गुणधर्म ना याद रहें, ठीक है ध्यान दीजिए एक बार, अगर गुणधर्म याद ना हो तो सवाल इसको छोड़कर नहीं आना है। इसको करना कैसे है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग ये वाले सवाल किए थे, ये सवाल नंबर 3, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए ना, सेम उसी तरीके से इसको भी R1 के सापेक्ष प्रसार करके गुणा करके इसका मान ज्ञात कर देना है। ठीक है,
मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस केवल इस वजह से कि गुणधर्म आपको याद नहीं है, छोड़कर नहीं आना है। 3 सवाल दिए गए हैं इस पर, हम इसके गुणधर्म बता दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये बोर्ड एग्जाम में आपको याद ना हो या थोड़ा सा ध्यान से उतर जाए, तो इसको छोड़ के आने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करके आया जाए। सवाल नंबर 6 देखते हैं। दिया गया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये सवाल दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पहली पंक्ति को R1 लिख सकते हैं, दूसरी को R2, तीसरी को R3। इसी तरीके से स्तंभ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1, C2, C3। ये ध्यान रखिए, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हम लोग पहले लिखेंगे C1, ये क्या है, इससे पढ़ते हैं स्टेंज 2, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ठीक। देखिए अब जैसे C का मतलब क्या है, C का मतलब है कॉलम, कॉलम का मतलब स्तंभ। ये जो लाइनें हैं ये क्या है, स्तंभ है। ये क्या है, ये जो सीधी लाइन है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3 है। यहाँ पर जैसे पहले C1 लिखा है, फिर स्टेंज 2 लिखा है, फिर C1, C2, C3 लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि C1 में चेंजिंग करना है, करना क्या है, C1, C2 और C3 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे C1 में चेंजिंग करना है, यानी कि केवल इस लाइन में चेंजिंग होगा, ये दोनों सेम रहेंगी। तो चेंजिंग में C1 क्या है, a माइनस बी, प्लस क्या करना है, b माइनस सी करना है, प्लस क्या करना है, c माइनस ए करना है। इन दोनों को सेम टू सेम लिख देना है, b माइनस सी, c माइनस ए। इस तरीके से दूसरे में भी सेम यही काम करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको कर लेना बता रहे हैं, c माइनस ए माइनस बी, ठीक। इसलिए इसको तीसरे में भी इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अगर गुणधर्म याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 0 0 और ये भी 0। बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ये पूरे क्या हो गए हैं, 0। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, चूंकि C1 स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य है,
देखिए C1 स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए स्थानिक का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर एक गुणधर्म ये ध्यान दे दीजिए कि यदि किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है 0। एकदम सिंपल सा है, इसको ध्यान रखिए। इसको आप लोग अपनी किताब से देख सकते हैं। सारणी के गुणधर्म 6 गुणधर्म हैं, अच्छे से समझ लीजिए। गुणधर्म पर एक बेसिक सवाल जरूर आएगी, मतलब चाहे 2 ही नंबर में आए लेकिन गुणधर्म से आएगी जरूर। अब सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 7, 2, 7, बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पर इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने से मतलब है इसके बराबर में क्या सिद्ध करना है 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS बराबर में, इसको पूरा नोट कर दीजिए। देखिए इस सवाल को भी हम लोग एकदम आसानी से 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट तरीका क्या है, नंबर फर्स्ट वही गुणधर्म का प्रयोग करके, और नंबर सेकंड जिस तरीके से हम सारणी सॉल्व करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करके, उस तरीके से। तो इसको हम लोग गुणधर्म के तरीके से करते हैं। गुणधर्म के तरीके में क्या करना है, C3 में चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, C3 माइनस 9C2। कैसे करेंगे देखिए, C3 मतलब क्या है, तीसरी लाइन। जैसे ये आगे लिखा है इसका मतलब चेंजिंग केवल तीसरी लाइन में होगी, बाकी दोनों सेम टू सेम रहेंगी। इनको सेम टू सेम लिखिए। इसको अपने से करने का मतलब है कि जैसे कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ को आप क्या बनाने का प्रयास करेंगे 0। देखिए, ये दोनों को एक साथ एक जैसा कर सकते हैं। C3 का मतलब क्या है 65 माइनस 9C2 का मतलब क्या है, पहले 9 लिखिए इंटू C2 के स्थान पर कितना 7, यहाँ पर 75 माइनस 9 इंटू C2 के स्थान पर यहाँ कितना है 86 माइनस 9 इंटू 9। यहाँ पर देखिए 65 है, 9 7 63, 65 में अगर 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। पचहत्तर है, 9 8 72, 75 में अगर 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। 9 9 81, 86 में अगर 81 घटाएंगे कितना बचेगा 5। यहाँ पर देखिए ये जो स्तंभ है, स्तंभ पंक्ति मतलब स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ थर्ड, पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 क्यों हुआ, क्योंकि C1 और C3 समान है। देखिए हम लोग 2 गुणधर्म बहुत ही आसानी से जान गए। यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाता है। यदि कोई भी 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्तियां बराबर हो जाए तब भी उनका मान क्या हो जाता है 0। यहाँ पर जैसे 2 स्तंभ हैं,
इन दोनों स्तंभों का मान क्या है, बराबर हो गया है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे हम बता चुके हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करिए, पहले 2 लिखिए फिर बनाइए। अगर इसको सेम तरीके से जैसे करना होगा, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका अपनाना है, तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए। पहले 2 लिखेंगे, फिर इस तरीके से बनाएंगे, सामने की पंक्ति सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा 8, 75, 9, 86। दूसरे में माइनस का चिन्ह लिया जाता है, कितना लेंगे 7। ऊपर लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये तब के लिए है जब आपको ये बोर्ड में ना आ रहा हो। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 7 हो गया, छोड़ दीजिए। 3, 75, 5, 86। तीसरे में क्या है, प्लस 65, 3, 8, 5, 9। अब अगर आप लोग इसका सिंपल में गुणा करेंगे, यानी कि पहले 2 लिख लेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, -7 इनका आपस में गुणा करेंगे, प्लस 65 इनका आपस में गुणा करेंगे, तो जो भी आएगा वो सेम इसके बराबर, मतलब 0 हो जाएगा ये आंसर। चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, आंसर सेम रहेगा। अगर आपको ये तरीका ना आए तो ये तरीका जरूर अपनाएगा, ठीक। छोड़कर आने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करता है। देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में भी आप लोगों को एक गुणधर्म में बताना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। सवाल नंबर 8 गुणा करके तो आप इसे कर ही सकते हैं, गुणधर्म एक जान लेते हैं। सवाल नंबर 7 -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। इसको सिद्ध करना है क्या, 4a² b² c²। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने का जब भी कहा जाएगा सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS बराबर में -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। देखिए यहाँ पर एक जो हम लोग नई बात सीखेंगे वो है, जब हम लोग आप भी पढ़ रहे थे वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ कॉमन लेना हो तो अगर आप एक चीज़ कॉमन लेंगे तो वो सभी में से कॉमन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई एक चीज़ कॉमन लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक या तो पंक्ति से कॉमन होगी या स्तंभ से। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R1 से A, R2 से B, R3 से C, उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर। देखिए R1 का मतलब आप लोगों को पता है प्रथम पंक्ति, R2 का मतलब द्वितीय पंक्ति, R3 का मतलब तृतीय पंक्ति। कॉमन लेने से मतलब क्या है कि इन सभी में से ए को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे ए, दूसरे में से बी को, तीसरे में से सी को। अगर पहले में से ए को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, -a B C। इसमें से बी को निकालेंगे तो क्या बचेगा, b -b C। तीसरे में से सी को निकालेंगे तो क्या बचेगा, a B और यहाँ पर -c। इतना समझ में आया। अब फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर C1 से A,
C2 से B और इसका मतलब एंड और, ठीक है, C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी हम लोग ले चुके हैं। फिर से इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ए, इसमें से कॉमन लेंगे बी, इसमें से सी। तो जब यहाँ से ए बाहर हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, -1, यहाँ पर 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। R2 stands to R2 माइनस R3, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि R1 में हम लोगों को क्या करना है, R1 प्लस R2 को जोड़ना है, R2 में क्या करना है, R2 R3 को जोड़ना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको लिख लीजिए, A² B² C², इन दोनों को आपस में जोड़िए, -1 +1, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, R1 R2 को जोड़ेंगे, R2 में R2 माइनस R3 करेंगे, माइनस का मतलब यहाँ पर घटाएंगे, तीसरे को सेम रहने देंगे, इसको जोड़ेंगे 1 -1, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये -1 -1, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1 + 1, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -1, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए आगे अब हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति कर देंगे। मतलब कैसे, देखिए 0 0 2 0 -2 2 1 1 -1। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर लिखिए R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने का मतलब पहले क्या लिखेंगे, 0, तो इन चारों को नोट करेंगे, -2 2 1 -1, दूसरे में क्या लिखेंगे, -0, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0 1 2 -1,
तीसरे में क्या ले लेंगे +1, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 -2 2 2। देखिए इसके आगे 0 है, कुछ भी आए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। a² b² c², यहाँ पर कितना है 1 1 लिखिए। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 2 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगाते हैं, माइनस में कितने रहेगा 4। आगे क्या लिखा गया है देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +4 हो जाएगा। 1 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 a² b² और ये c² बराबर RHS। देखिए RHS आ गया, यही हम लोगों को क्या करना था यहाँ पर, इसके बराबर में यही सिद्ध करना था और यही क्या हो गया सिद्ध। ये हो गए गुणधर्म के सवाल। अब देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं 1 2 3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही सरल सवाल है, इसको देखिए कैसे करते हैं। सवाल नंबर 9 है, 3 बिंदु दिए गए हैं 1, 0 6, 0 और है 4, 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान। देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2, सारणी का चिन्ह बनाएंगे। ये जो बिंदु नहीं लिखे गए हैं इसको सीरियल से लिखेंगे, जैसे 1 0 6 0 4 3। लास्ट में क्या लिख देंगे 1 1 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 दूसरे के साथ क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। 6 1 4 1 6 0 4 3 1/2। 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, माइनस 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, -0। 1 का 6 में करेंगे 6 होगा, माइनस 4 का 1 में करेंगे 4 होगा। 3 का 6 में करेंगे 18 होगा, 4 का 0 में करेंगे 0 होगा। 1/2 -3 का 1 में गुणा करेंगे -3 होगा। देखिए यहाँ पर 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, प्लस 18 का 1 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। 18 में से 3 घटेगा कितना आएगा 15, ये हो जाएगा 15/2। क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में रहेगा। इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है, अपने से प्रैक्टिस करिए इसको अच्छे से। यहाँ पर देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए संरेखीय है। देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी संरेखी कहेगा, सवाल नंबर 10, बिंदु दिए गए हैं a, b + c, b, c + a, c, a + b। संरेखी का मतलब हो गया कि जो त्रिभुज
देखिए चूंकि बिंदु संरेखीय है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। यही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज का हम लोग सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में कितना है, 0 है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। कितना लिखेंगे, 1/2। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ए बी प्लस में सी, बी सी प्लस में ए, सी ए प्लस में बी, लास्ट में क्या करते हैं, एक 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 लिख देते हैं तीनों के साथ में, 1/2 ए लिखेंगे, सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1, माइनस बी प्लस सी, बी 1, सी 1 प्लस 1 में रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। एक का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सी प्लस में ए, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ए प्लस बी का अगर एक में गुणा करेंगे तो ए प्लस बी रहेगा, आगे माइनस है तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक का बी में करेंगे बी, माइनस सी का करेंगे तो ये सी हो जाएगा, +1, बी का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का ए प्लस बी में करना है, बी का ए में करेंगे ए बी हो जाएगा, प्लस बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी का गुणा करिए, सी स्क्वायर माइनस ए सी, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, अंदर गुणा करिए, ए का सी में करेंगे ए सी माइनस ए बी, माइनस ये क्या है, ये एक सूत्र के रूप में है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस कोष्टक देखिए ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल कैसे हो रहे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 गुणे में 0, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0, बराबर, बराबर नहीं यहाँ लिखेंगे, चूंकि नहीं बराबर 0 हो गया ना, लिखेंगे अतः बिंदु संरेखीय है, ठीक, बिंदु संरेखीय है इसीलिए क्षेत्रफल कितना हो गया, 0, वेरी सिंपल। सवाल नंबर 3 एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान दे दीजिए, बिंदु 3 दिए गए हैं में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना है, 4 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 11, Q, 0 4, 0 0, 2 यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, ठीक है।
देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से एक बटे में दो, तीनों बिंदु लिखिए के 0 4 0 0 2। देखिए लास्ट में क्या करते हैं, एक 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 लिख देते हैं, ये हो गया पॉइंट। देखिए इसमें थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई। इसके स्थान पर कितना रख दीजिए, 4। दो का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। बराबर में इसको लिखिए के, तो ये हो जाएगा 0 1 2 1। -0 +1। 8 बराबर के 0 - 2, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस में नहीं, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 -0, ये हो जाएगा -2 के, ये -0, ये प्लस में 8। 8 को अगर हम लोग उस तरफ भेज देंगे, इस 8 को देखिए, के को इस तरफ लाइए, 8 को इस तरफ लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2 के प्लस में बराबर 8। ये वाला 8 यहाँ पर आ गया, ये जब इस तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा। 2 के बराबर में ये हो जाएगा 0 0 हो गया। इसके बाद के बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हम लोगों को के का मान कितना मिल गया, यहाँ से के का मान मिल गया है 0। अब इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए जो क्षेत्रफल नहीं होता है, क्षेत्रफल किस तरीके से होता है, क्षेत्रफल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे जब ये जो क्षेत्रफल है ये आगे क्या रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस माइनस, यहाँ पर भी आगे क्या रहेगा, प्लस माइनस, ये भी क्या रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख लीजिए, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कैसे करेंगे, यहाँ पर ये कितना बचा है, -2 के प्लस में 8 बराबर ±8, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 के प्लस में 8 बराबर +8, मतलब आगे प्लस नहीं रहता है, तो ये 8 से 8 कैंसिल, के बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। एक बार क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये 2 के प्लस 8 बराबर -8 हो जाएगा, तो ये -2 के बराबर -8, ये उस तरफ जाएगा, माइनस पर रहेगा, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर में -16, माइनस से माइनस 2 और 16, के बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से के का 2 मान आ गया, के बराबर 0 और 8। देखिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अब देखते हैं कि उपसारणिक, सहखंड और सहखंडज कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है।
सवाल नंबर 12। पहले उप सारणिक देखिए। उप सारणिक को हम लोग थोड़ी देर के लिए यम मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये अवयव है ये क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M11। यहाँ पर जैसे देखिए अगर हम M11 लिख रहे हैं तो ये जो पहला वाला वन है ये किसको दर्शित करेगा, पंक्ति को। ये जो दूसरा वाला एक है ये किसको प्रदर्शित करेगा, स्तंभ को। ये बात ध्यान रहे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पंक्ति को प्रदर्शित करता है, दूसरा वाला स्तंभ को। यहाँ पर M11 लिखे हैं मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो इसके सामने का छोड़ देंगे, यहाँ कितना बचेगा 3। यही क्या हो जाएगा, उपसारणिक। यानी कि M11 यानी कि 2 का उपसारणिक कितना है, 3 है। फिर M12 लेंगे। जब M12 लेंगे, M12 का मतलब देखिए जैसे यहाँ पर M12 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, यानी कि -4। -4 का कितना हो जाएगा, 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है और स्तंभ पहला है, तो 0 का कितना है, -4 हो जाएगा। और फिर 3 M22 का कितना हो जाएगा, 2। ये क्या निकल आया, उपसारणिक। उपसारणिक के बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ऐसे, मतलब इसको हम नहीं, बस डायरेक्ट सिंपल्स करिए बस इसको। ए बराबर में कर लीजिए, ठीक है। हम लोग जैसे अगर A11 करेंगे, जो उपसारणिक होता है वही सहखंड होता है, सिर्फ चिन्ह बदलना है। चिन्ह कैसे बदलना है इसका ध्यान दीजिए। पहले इसको जैसे A12 A21 A22 3 0 -4 2 सेम रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलेगा कैसे, जैसे एक और एक जोड़ने पर कितना होता है, 2। 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का गुणा कर देंगे। प्लस का गुणा करने पर प्लस ही रहेगा, कोई चिन्ह वही रहेगा प्लस का गुणा करने पर। 1 और 2 कितना होगा, 3। 3 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या रहेगा तो किससे गुणा करेंगे, माइनस से। ठीक, यहाँ पर ये समझिए कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर सम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों पर अगर विषम है जोड़ने पर तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए 2 और 1 कितना होगा, 3। 3 विषम है, तो यहाँ पर ये -4 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। 2 2 4 सम है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम लोग किसके बराबर में लिखते हैं, इसको लिखते हैं C के बराबर में। 3 0 4 2, यही हमारा क्या है, यही हमारा सहखंड है, ठीक है। C यही क्या हो गया, सहखंड हो गया। C डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो स्तंभ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति बना देंगे। यहाँ पर 0 2, यही क्या हो गया, C डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए C हो गया, C डैश। डैश कहिए या परिवर्त कहिए, एक ही बात है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है सहखंडज।
सहखंडज बराबर होता है सी डैश, मतलब जो सहखंड का परिवर्त आव्यूह होगा वही सहखंडज के बराबर होगा। अगर सहखंडज पता हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 4 0 2, यही क्या हो जाएगा, सहखंडज। इसको एक और फिर से समझिए। पहले उपसारणी ज्ञात करना है, फिर सहखंड ज्ञात करेंगे। सेम ही होता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। इसको सीरियल से सी के बराबर में लिख देंगे। ये सी क्या है, सहखंड है सी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको जो है सी डैश इसका निकालेंगे। सहखंडज बराबर क्या होता है, इसी का परिवर्ताव्य। ठीक है, तो सहखंडज बराबर सी डैश हो गया, सी डैश का मान रख दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, उपसारणिक सहखंड और सहखंडज ज्ञात करना। सहखंडज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट, एडीजे। ठीक है, एडीजे या एडजॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, सहखंडज। इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ेगी इनवर्स ज्ञात करने में। यहाँ पर 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, इनका हम लोगों ने ज्ञात किया। यहाँ पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसका हम लोग ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 13। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। पहले उपसारणी ज्ञात करिए। देखिए, जिस इसको हम लोग ए बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, ए बराबर मानेंगे तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए, इसका हम लोगों को पहले क्या ज्ञात करना है, पहले उपसारणी ज्ञात करना है। उपसारणी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे M11 बराबर में, M11 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसके सामने का ढंग देंगे, इसके सामने का बचेगा क्या, 5 -1 1 2। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 1 का -1 में गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बराबर में 11। M11 कितना आ गया, 11। M12 बराबर, देखिए M12 का मतलब ये 0, इसके सामने का छोड़ दीजिए। 3 -1 2 और 0 और 2 बच जाएगा। 3 -1 2, सॉरी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। गुणा करिए, 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। 0 का -1 में करेंगे 0 रहेगा, बराबर में 6। M13 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 5 0 1। 1 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3, बाकी ये 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब M21 ज्ञात करेंगे। 21 कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसके सामने का छोड़िए, इसके सामने का छोड़िए, तो क्या बचेगा, 0 4 1 और 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 4 1 और ये 2। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। इस तरीके से M22 का करेंगे। M22 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 0 2। ये हो जाएगा 2 माइनस में 0 बराबर में कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद M23 का, M23 देखिए M23 का करेंगे तो कितना हो जाएगा,
1 0 0 1 1 माइनस 0 बराबर में 1। M31 का करेंगे तो क्या होगा 0 4 5 -1। -1 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस 5 का 4 में करेंगे 5 20 बराबर -20 हो जाएगा। M32 ये पूरा क्या हो गया, ये उपसाणिक हो गया। हमको पता है उपसाणिक सहखंड सेम होता है। बोर्ड में फिर से बता रहे हैं, लाइन खींचकर बगल में नहीं करना है, सीरियल से नीचे करना है, ठीक है। ये हम दिखाने के लिए कर दे रहे हैं बगल में सहखंड, ठीक है। सहखंड को यहाँ के क्या मानेंगे सी। सबसे पहले A11 ज्ञात करिए, बराबर देखिए जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आएगा। पहले इसको लिख लें तो बताएं। देखिए चिन्ह हम लोगों को कैसे बदलना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, सम है, कुछ नहीं करना है इसमें। 2 और 1 3 विषम है, तो यहाँ पर जैसे प्लस का चिन्ह है तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, सम है, कुछ नहीं करना। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 क्या है विषम है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस को प्लस कर देंगे। 2 2 4 सम है, कुछ नहीं करेंगे। 3 और 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 3 और 1 क्या होता है 4, सम संख्या है, कुछ नहीं करेंगे। 3 2 5 विषम संख्या है, इसको प्लस कर देंगे। 3 3 6 सम संख्या है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम इसी पूरे को सीरियल से सी बराबर लिखेंगे। सी बराबर क्या लिखेंगे, पहले 11 है, -6 फिर 3 4 2 -1 -20 13 5। ये किस चीज़ का मान आ गया सी। सी का मतलब क्या है सहखंड। यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे सी डैश। इसको बस जैसे ये मतलब स्तंभ है, इसको पंक्ति बना देना है। इसको भी -6 2 13 3 -1 5। ये किस चीज़ का मान आ गया सी डैश का मान आ गया। ये जो सी डैश देखिए, सी डैश को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है सहखंडज। सहखंडज का मतलब क्या है एडजॉइंट, एडीजे, ठीक। एडीजे ए यहाँ पर शुरुआत में ए है, इस वजह से यहाँ पर क्या रहेगा ए रहेगा। और ये सी का मतलब क्या है सहखंड है, ठीक। इस तरीके से तो ये हो गया सहखंड, उपसाणिक और सहखंडज ज्ञात करना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है व्युत्क्रम ज्ञात करना। देखिए आव्यूह में एक चीज़ हम लोग जो लास्ट में पढ़े थे, व्युत्क्रम ज्ञात करना या इनवर्स ज्ञात करना, इसी को कहते हैं। देखिए इस सवालें कई प्रकार से आ सकती हैं, चाहे व्युत्क्रम कहा जाए चाहे इनवर्स कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो हम लोग आप भी पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हम लोग एक बार देख चुके हैं। हम बताए थे कि जब सारणी पढ़ेंगे उसमें बताएंगे क्या है इसकी वैकल्पिक विधि। तो देखिए व्युत्क्रम कहीं पर भी हो,
इस तरीके से आप उसको करेंगे तो आंसर एकदम सही आएगा। जैसे देखिए कैसे करना है। हम सवाल नंबर 14 बताएंगे, 15 आप लोग अपने से करेंगे। दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल। सवाल नंबर 14, ए बराबर 2 माइनस 2। अगर ए बराबर दिया गया है अच्छी है, नहीं अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो मान लेंगे हम। व्युत्क्रम कहा गया है, व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। इस तरीके से हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट। ये क्या है, सूत्र है। पहले हम लोग मॉड ए ज्ञात करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। मॉड ए कैसे ज्ञात करना है इसको हम लोग सीख चुके हैं। इसको पहले लिखिए मॉड में बराबर हम लोग मॉड भी देख लिए हैं, एडजॉइंट ज्ञात कैसे करना है ये भी ध्यान। एडजॉइंट का मतलब वही हम लोग अभी जो देख नहीं रहे थे सहखंडज, वही होता है एडजॉइंट। ठीक, इसको कैसे 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस, फिर माइनस ये वाला 4 दूनी 8 माइनस 8, 6 माइनस माइनस प्लस 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। यहाँ से मॉड ए का मान कितना आ गया है 14। अब इसके आगे जो हम लोगों की विधि है वो क्या ज्ञात करने की है, इसके आगे हम लोग ज्ञात करेंगे सहखंडज। ठीक है, देखिए पहले इसका हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, उपसारणिक ज्ञात करने हैं। उपसारणिक देखिए जैसे उपसारणिक क्या M11 बराबर M11 का मतलब पहला, सामने का मूल लेंगे कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। M12 बराबर कितना हो जाएगा 4, M21 बराबर कितना हो जाएगा -2, M22 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए अब यहीं पर हम ज्ञात करते हैं सहखंड, सहखंड बराबर C। ठीक, तो यहाँ पर A11 बराबर पहले ही पूरा लिख लीजिए, देखिए एक और एक जोड़ेंगे 2, 2 एक सम संख्या है, कुछ नहीं करेंगे इसमें। 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे। 1 और 2 3 होता है, विषम है, तो माइनस को क्या कर देंगे प्लस। 2 और 2 4 होता है, इसको कुछ नहीं करेंगे। देखिए C बराबर कितना आ गया 3 -4 2 2, ये C बराबर आ गया। C डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 2 -4 और ये 2, ये C डैश का मान आ गया। हमको पता है कि एडजॉइंट एडीजे ए बराबर कितना होता है C डैश। ठीक, एडीजे ए बराबर कितना हो जाएगा 3 2 -4 2। हम ए इनवर्स बराबर क्या सूत्र है, ए इनवर्स बराबर हमारा सूत्र है 1/mod ए और एडजॉइंट ए, यही है। 1/mod ए का मान कितना ज्ञात हुआ है 14, एडजॉइंट ए का मान कितना है 3 2 -4 2। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको यही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चाहे इसका अंदर भाग भी कर सकते हैं 14 का, इस दोनों सेम है। देखिए इनवर्स इसी तरीके से ज्ञात होगा, पहले उपसारणी ज्ञात करना है, फिर सहखंड ज्ञात करेंगे,
उसके बाद फिर हमें सहखंड से सी मिल जाएगा, सी डैश ज्ञात कर लेंगे। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सी डैश होता है। इनवर्स की एक सवाल कन्फर्म आएगी, चाहे इसमें से आ जाए चाहे आप भी उससे आ जाए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर यही सवाल बड़े में आ जाए, यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ की हो जाए, सेम ऐसे ही होगा। अभी हम लोगों ने एक सवाल किया है यहाँ, ये देखिए सवाल नंबर 13 जो हम किए हैं, ठीक, सवाल नंबर 13। इसी तरीके से सवाल नंबर 15 करनी है लास्ट तक, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उपसारणिक लाइन से ज्ञात करेंगे। नहीं, यहाँ पर देखिए एक स्टेप बस मिस हुआ है। पहले हम लोग मॉड ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 15 नंबर करना होगा तो आप लोग कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं। पहले इसका मॉड ज्ञात करेंगे, मॉड ज्ञात करना आप लोगों को आता है। मॉड ज्ञात करने के बाद आप क्या करेंगे, उपसारणी ज्ञात करेंगे। उपसारणी के बाद सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड ज्ञात करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। सी में जो मान रखते हैं वो देखिए, जैसे 1 का है तो पहले स्थान पर, 1 का है तो दूसरे स्थान पर, यहाँ पर 1 का है तो कहाँ पर, तीसरे स्थान पर। सीरियल्स रखते हैं। सी का मान ज्ञात हो गया, सी मतलब सहखंड, सी डैश मतलब डीजे, ठीक है, डीजे ज्ञात हो गया। लास्ट में क्या कर देना है, बस सिर्फ ए इनवर्स वाले जो फार्मूला नहीं है अभी जो हम बताएं आपको, ए इनवर्स के फार्मूले पर मॉड ए और ए डी जे, ए का मान क्या कर देना है, रख देना है, ठीक। बहुत ही सरल है, इसको ध्यान दीजिए। और एक सवाल इसमें से कन्फर्म आएगी। व्युत्क्रम कहीं पर भी देखिए, शब्द व्युत्क्रम देखिए, इसी तरीके से कर दीजिए, वो सवाल सही मानी जाएगी, ठीक। अब सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 16। देखिए सवाल नंबर 16 में क्या करना है, इस तरीके से दिया गया है, कहा गया है समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, देखते हैं इसको। सवाल नंबर 16, एक्स प्लस 2y बराबर में 2, 2x प्लस 3y बराबर में 3, इसको किस रूप में रखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे किस रूप में, ax बराबर b के रूप में। a का मान कहाँ से आएगा, देखिए a बराबर, इस समय देखिए x का गुणांक कितना है, 1 है, y का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2, y का गुणांक कितना है, 3। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, यक्स का गुणांक कितना है, 1, y का गुणांक कितना है, 2, यक्स का गुणांक कितना है, 2, y का गुणांक कितना है, 3, यक्स बराबर एक्स वाई, v का मान जो बराबर के उस तरफ है, ठीक है, कितना मान हो गया। इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, मॉड ए, तीन का एक में करेंगे 3, -2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया, -1, ठीक। जैसे -1 आ गया तो -1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मॉड ए का मान 0 के बराबर नहीं है, चाहे यहाँ पर +1 हो या -1 हो, कुछ भी हो, बस 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर जो ए होगा, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स व्युत्क्रमणीय है, देखिए व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ए इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स विद्यमान है, अतः दिया गया
समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय संगत है, ठीक है। अब देखिए सिंपल मेथड समझिए कि अगर मॉड ए जो है, मॉड ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब जो समीकरण वो क्या है, निकाय संगत है। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो निकाय क्या है, असंगत है। वेरी सिंपल। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 एकदम सेम है, बस यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना है। इसको भी ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे। पहले ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 2 6। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 8। इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, मॉड ए ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 6 - 6 बराबर में कितना, 0। यहाँ पर देखिए जो ये मॉड ए का मान किसके बराबर हो गया, 0 का, ठीक है। जब कभी भी 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए अव्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से लिख लीजिए। अव्युत्क्रमणीय है, ठीक। जब अव्युत्क्रमणीय है तो इसको हम लोग एक चीज ज्ञात करेंगे। देखिए जब कभी भी ए अव्युत्क्रमणीय हो जाता है तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, हमको ज्ञात करना पड़ता है ए डी जी ए डॉट बी। ये बात समझिए, क्या ज्ञात करना है, ए डी जे ए इंटू बी। इसको सिद्ध करने के लिए ए डी जे ए का मान कैसे ज्ञात होगा, ये आप लोगों को पता है। जैसे देखिए ए डी जे ए के लिए अब हम लोगों को पहले तो उपसारणी ज्ञात करना पड़ेगा। उपसारणी कैसे होगा, M11 बराबर में कितना, 6 हो जाएगा। M12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। M21 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। M22 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सहखंड ज्ञात करते हैं, बराबर C होता है। A11 बराबर कितना हो जाता है, सेम इसी को लिखिए पहले, एक और एक 2, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 और 1 3, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए C बराबर कितना ज्ञात हो गया, 6 - 2 - 3 1। देखिए ये सहखंडज हो गया, ये C डैश हो गया, C डैश -3 - 2 1। ये जो C डैश का मान आया है यही क्या होता है, ADJ। देखिए ADJ ए बराबर कितना आ गया, 6 - 3 - 2 1। ये कितना मान आ गया ADJ का, तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। ADJ ए का मान कितना आ गया है, 6 - 3 - 2 1। बी का मान हम लोग यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, 5 और 8, 5 और 8 गुणा करेंगे। गुणा जैसे होता है आप भी जैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ के साथ 6 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 30। इसके बाद -3 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, -8 × 24। -2 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। प्लस 1 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बराबर 24 में, मतलब 30 में 24 घटेगा कितना बचेगा, 6। 10 में 8 घटेगा कितना बचेगा, -2। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मान। ये जो मान है ये क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है।
यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। ठीक, ये हो गई सवाल नंबर 17। अब लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। देखिए इसमें क्या करना है। दिया गया है इस तरीके से, कहा गया है समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए। ठीक, जब आप भी विधि से हल करने के लिए कहा जाए इसको पहले हम लोग ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। मॉड ज्ञात कीजिए। मॉड ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये जो 1 है 1 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इसलिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है का मतलब क्या है कि ए इनवर्स विद्यमान है। देखिए इसको आप भी विधि से हल करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हम एक लाइन और लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। दिया गया निकाय संगत है जिसका अद्वितीय हल है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम लोग करेंगे जो यहाँ पर हम लोग ax बराबर b माने थे ना, ax को उस तरफ लेकर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इससे पहले अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं a इनवर्स b, ध्यान में रखिए। ठीक, देखिए अभी हम लोग निकाले हैं ना, अभी हम लोग यहाँ पर a dj a और b ज्ञात किए हैं, ऐसे ही a इनवर्स b का गुणा करके ज्ञात कर लेंगे। a इनवर्स कैसे ज्ञात होगा ये आप लोगों को पता है, a इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। x बराबर क्या होता है, x और y, लास्ट में इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो मान आ जाएगा। तो एक मान x के बराबर हो जाएगा, एक मान किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। x y के मान जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। इसको आप लोग इसको आगे अपने से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, लेकिन एक सवाल और देख लीजिए, इसमें थोड़ा एक और आ जाता है एक तरीके से। जब कभी भी 3 चीज़ों को एक साथ पूछ लिया जाता है, जैसे आपको एक सवाल दिखाएं तो देखिए, जैसे एक सवाल ले लीजिए, 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3/2, 3y
-5z बराबर में 9। इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ हम मान अपना बता देंगे, बाकी आप लोग अपने से कर लेंगे। देखिए जैसे अगर ax बराबर b के रूप में रखेंगे, a का मान यहाँ से देखिए 2 1 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 -2, नहीं यहाँ पर देखिए 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x - 4y - 2z बराबर में ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर कितना -2। तीसरे वाले में मेन प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर y है, z है, x है ही नहीं। जब कभी भी ऐसा हो कि कोई मान नहीं है यहाँ पर, तो उसके स्थान पर क्या रख देते हैं 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर -5। बस यही आपको बताना था मान रखने वाला। कोई मान नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर 0 रख देंगे। इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो साथ में चिन्ह भी लेंगे, ये ध्यान रखिए। इतना समझ में बस ठीक। इस तरीके के सवाल आएगी, इसमें वही निकाय संगत निकाय पूछेगा और x और y का लास्ट में मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, देखिए एक यहाँ ये पॉइंट समझ लीजिए। आपको 2 तरीके सवाल देगा। एक देगा कि समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। एक तरीका देगा कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा तो 8 नंबर में, ये पूछेगा तो 2 नंबर या 5 नंबर पूछेगा। ये हो गया आप लोगों का सांख्यिक चैप्टर खत्म। पेपर्स पहले एक बार ये सारी सवालें 1 से 2 बार अपने से ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद से बिना कुछ देखे।